आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एवं युवा नेता मोहित गोस्वामी ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के हम आभारी हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, जिसकी वजह से हरियाणा में कुशासन, अन्याय, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार के कांग्रेसी मंसूबे धराशायी हुए हैं। अब हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी कर वहां सुशासन स्थापित करने की रफ्तार और तेज होगी। हरियाणा विकास की तेज गति से आगे बढ़ेगा और यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में मोहित नाथ गोस्वामी ने हरियाणा के चुनाव नतीजों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता जनार्दन ने भाजपा के प्रति अपना अगाध विश्वास व्यक्त किया है। एग्जिट पोल को लेकर अति उत्साही कांग्रेसियों को हरियाणा के एग्जिट पोल ने आईना दिखा दिया है। इन नतीजों के जरिए हरियाणा ने कांग्रेस के संविधान और आरक्षण को लेकर दोहरे राजनीतिक चरित्र पर सीधी चोट की है। सबको भारत माता की जय और सबको पूरे भारतवासियों को बहुत 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 बधाई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो बीजेपी की हैट्रिक हुई है और इसके लिए मैं शीर्ष लेवल की जो बीजेपी की सक्रिय टीम मोदी जी की है उनको बधाई देता हूं। और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी और जो भी इनके टीम के मेंबर्स हैं उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और जितने कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके हरियाणा की भूमि में काम कर रहे थे उन सबको बहुत 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 बधाई। विकास की राजनीति और विचारधारा की राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। विकास तो किसी भी सरकार में किसी सरकार में कम, किसी सरकार में ज्यादा विकास होता है, लेकिन जो विचारधारा की राजनीति है कि नेशन फर्स्ट, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट के साथ ही चलती है और विचारधारा की लड़ाई हरियाणा में बीजेपी जीती है। सारे कार्यकर्ता बीजेपी में पद के साथ साथ अहमियत कार्यकर्ता एक मेन कार्यकर्ता ही मानते हैं, भले ही वो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हों या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों। ये लोग डेजिग्नेशन को कम और कार्यकर्ता को ज़्यादा मानते हैं, तो ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, डेजिग्नेशन बाद की बात है। और इन सबकी मेहनत रंग लाई और हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, इनको भी हार्दिक बधाई, इनकी मेहनत रंग लाई और बहुत अच्छे तरीके से देश में हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम तो बीजेपी की एक ऐसी डराती हैं जो अपनी तरफ ही काटेगी। और हमारा बोलना तो ऐसा होगा जैसे हम तो चाहेंगे कि सारे स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट बने, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार उत्तराखंड में जैसे देश में नारा दिया गया था अब की बार 400 बार, तो उसको सक्रिय नहीं कर पाए। अगले 29 तक का उसके लिए रोड मैप तैयार किया, लेकिन अब की बार 50 बार उत्तराखंड 100%। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम हसनपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 35 साल पुराना स्कूल जो कि ग्रामीणों द्वारा चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था, जिसमें 35 साल से पढ़ा रही अध्यापिका ने चुपचाप स्कूल का सौदा करने का प्लान बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय को ग्रामीणों ने बड़ी ही मेहनत से बनवाया था ताकि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके और उन्हें कहीं दूर न जाना पड़े, गांव का हर एक बच्चा शिक्षित हो। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए चंदा इकट्ठा कर ग्रामीणों ने स्कूल बनवाया। ग्रामीणों का कहना है कि उसमें पढ़ा रही महिला अध्यापक जो कि 35 साल से पढ़ाती आ रही है, उसने चुपचाप स्कूल बेचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, स्कूल किसी भी व्यक्ति की निजी जमीन पर नहीं बना हुआ है, बल्कि वह एक ग्राम समाज की भूमि पर बनाया गया है। कितने साल से आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं? 25 साल हो गए। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप स्कूल को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? मैम, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है स्कूल चलाने में, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि जो स्कूल को चलाएगा उनको मेरी बिल्डिंग का पैसा देगा ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ।
आपको जो ये स्कूल बनाकर दिया था ग्रामीणों ने, क्या आपको किसी लिखित कोई स्कूल नहीं दिया, ग्रामीणों सिर्फ ये बोल के जमीन दी है कि समाज की है। स्कूल मैंने मांग के बनाया, कुछ पैसा मुझे दूसरे स्कूल वालों ने दिया, कुछ मेरी एनजीओ के नाम से उन्होंने दिया है, कुछ बाहर से पैसा है, उस वजह से मैंने मांग के जो बिल्डिंग बनाई है। गाँव वालों ने मुझे सिर्फ ये जमीन दी है बस। मान्यता प्राप्त है? अभी मेरी कोई मान्यता नहीं है इसकी, है। सब BA करा मैं, DLED पूरा भी है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 120 है निःशुल्क, कुछ फीस से चलता है क्योंकि फीस तो टीचर रहेंगे तो उसको सैलरी देने के लिए फीस तो लेनी पड़ती है। कितनी टीचर्स हैं आपके पूरे स्कूल में? मेरे पास 60 टीचर है, मुझे लगा के 60 है। मैम मुझे तो ये बोल के दी गई जमीन की एक समाज की ज़मीन है, लेकिन मैंने पता लगाया कि ज़मीन किसी की है, ये रजिस्ट्री वाली ज़मीन है। तो ये जो जमीन को बेचने का, स्कूल को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, या आपके द्वारा किया जा रहा है, या जिसकी जमीनें बताई जा रही है उसके द्वारा किया जा रहा है? कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन हम उनसे पर्सनली मिलने गए थे तो उन्होंने बोला है कि आप ले सकते हैं। जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये है, तो ये नहीं, मैं बेचना नहीं चाहती, मैं तो ये सिर्फ ये बोला है कि अगर मुझे ज़मीन नहीं बेचनी क्योंकि ज़मीन मेरी नहीं है, बिल्डिंग के लिए बोला है मैंने। बिल्डिंग का जो इस ज़मीन को खरीदेगा तो मुझे मेरी बिल्डिंग का पैसा दे देना। मैं उसे बेच नहीं सकती, मेरी बिल्डिंग है, जो इस ज़मीन को खरीदेगा, जो भी स्कूल को चलाएगा, मुझे मेरी बिल्डिंग का पैसा दे। नाम सराफत अली है, आप किस पद पर हैं यहाँ पर? ग्राम प्रधान असूली कल्याण। आज आपके द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या मामला था? ये स्कूल का मामला है यहाँ ना, ये लगभग 30 साल से हमारे यहाँ स्कूल चल रहा है, उसी के बारे में हमारी मीटिंग हुई है। तो इसमें गाँव वालों ने चलते कि इसकी समिति बननी चाहिए और इसकी मीटिंग रखी 14 तारीख की, और 14 तारीख की इसकी मीटिंग हुई तो उसमें समिति बनाएंगे, उसके बाद बात होगी। जो स्कूल बनाया गया है ये पर है, ये ग्राम समाज की भूमि पे है ना। कितने सालों से है ये स्कूल बना ये हुआ? लगभग समथिंग 20 साल के लगभग तो यहाँ पे है ना। ये गांव वालों की देखरेख में चला जा रहा है। और फिर मैडम यहाँ पे हमारी मैडम है रेखा तपलाल जी, ये इसकी वो करते हैं, मतलब इसकी प्रिंसिपल है मैडम। अच्छा, जैसा इसमें ये रखा गया कि इसकी मीटिंग जो है नेक्स्ट मीटिंग 14 तारीख को रखी जाएगी। ये इसी महीने की समिति की इसमें समिति बननी है और समिति जी साहब। ब्लॉक बहादुराबाद की 2 ग्राम पंचायतों में 8 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। ग्राम पंचायत कोटा मुरादानगर में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत गढ़ में क्षेत्र पंचायत चुनाव के परिणाम आज सामने आ गए हैं। कोटा मुरादानगर में मतगणना के दौरान उतार चढ़ाव होते हुए प्रत्याशी मुजम्मिल ने अपने निकटतम बंदी से 282 वोटों से जीत हासिल की है और वहीं ग्राम पंचायत गढ़ में क्षेत्र पंचायत के चुनाव से इसराना पत्नी वसीम ने अपने निकटतम बंदी से 118 वोटों से जीत हासिल की है। दोनों ही प्रत्याशियों ने कहा कि अपने क्षेत्रों में वांछित पड़े कार्य पूरे करेंगे। हमारे क्षेत्र में सड़कें, नालियां, सफाई अहम मुद्दे हैं जिन पर प्रमुखता से कार्य भी किया जाएगा। देखो, जो भी विकास होगा वो ग्राम पंचायत में ही होगा और प्रमुख से भी बात करेंगे विकास के मामले में। और ये जो जीत है ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है, पूरे समाज की। जो हमारे गांव के जो जितने भी समाज के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, उन्होंने सबने वोट किया है और दिलो जान से वोट किया है। उनका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने विजय बनाया। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी? मेरी धर्मपत्नी है, नाम है उनका, मेरी मिसेज का नाम है इसराना बेगम। आपका? मेरा नाम वसीम मलिक है। कितने वोट से जीते हैं? 118 वोटों से जीता हूँ। कौन सी क्षेत्र पंचायत पड़ती है आप? ये ग्रामगढ़ क्षेत्र पंचायत से, वार्ड नंबर 6। गांव का हर तरह का विकास किया जाएगा, जो भी आमजन का विकास है, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं, आमजन की जीत है। आमजन ने चुनाव लड़ा है, ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं। कौन से गांव के प्रधान बने आप? कोटा मुरादनगर। मेन मुद्दे क्या रहेंगे गांव के अंदर? मेन मुद्दे स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा और सड़कें, नालियाँ, सफाई, ये मेन मुद्दे कितना हैं। समय और बचा है आपके पास बाकी है? अब लगभग आधी योजना बची है अभी, आधी योजना पूरी। कितने वोट से विजय हुए आप? मैं 282 वोटों से विजयी हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल अली।
बरसात के मौसम के बाद फैलने वाले संक्रामक रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और अन्य रोगों के अचानक बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट मोड पर आ गया है, वहीं नगर पालिका के कर्मचारी भी जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को रोगों से बचाने की हिदायत दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विजय ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अलग टीम का गठन किया है और नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाने के साथ साथ जगह जगह होने वाले जलभराव को रोकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जहां पर जलभराव होता है वहीं विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु पैदा होकर बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियों से बचाव के लिए नगर पालिका को भी आदेश कर दिया गया है। हालांकि सौभाग्य से इस वर्ष अभी तक बहुत अच्छी स्थिति रही है, पर अब डेंगू के कुछ मरीज बढ़ने लगे हैं और बरसात के बाद ऐसा होता भी है, तो इसलिए हम अभी भी पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हम नगर पालिका वगैरह और बाकी विभागों के सहयोग के साथ मच्छरों के नियंत्रण का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ डेंगू वार्ड तैयार है और जांच की सुविधा भी हमारे यहाँ है, पर इसको बीमारी को रोकने के लिए हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमारा जनता से अनुरोध है कि वो घर के अंदर कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में कम से कम एक बार घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा है उसको बदल दें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छरों से अपने को काटने से बचाएं और घर के बाहर अगर उनके कहीं पे पानी जमा है तो वो नगर पालिका या ग्राम पंचायत को सूचित करके उसकी व्यवस्था कराएं। हम इलाज के लिए पूरी तरह आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप बचाव करें और रोग से बचे रहें तो बहुत खुशी की बात होगी। सौभाग्य से अभी तक विकास नगर में ऐसा कोई समस्या नहीं है। सर, के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये डेंगू है? इसका मुख्य लक्षण है बुखार आता है, बदन दर्द होता है, आंखों के पीछे की तरफ दर्द होता है, कुछ लोगों के शरीर पे चकत्ते वगैरह भी आ जाते हैं। तो और इसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात है, इसमें कुछ बुखार की दवाइयां नुकसान भी कर सकती हैं, इसलिए लोगों से अनुरोध है कि वो बिना चिकित्सीय सलाह के अपने आप इलाज ना करें। बुखार होता है तो चिकित्सक को दिखाएं और वो आपको सही सलाह दे देंगे कि आपको क्या दवाई खानी है। जांच की आवश्यकता होगी तो जांच कर। इसके लिए नगर पालिका लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। हम लोग समय समय पर फॉगिंग भी करवा रहे हैं और जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि घर के आसपास जो है पानी को आप इकट्ठा ना होने, जो आपके घर में फूलों का गमला रखने वाली ट्रे है उसमें पानी ना ठहरने दें, जो आपके वाटर कूलर है उसको आप नियमित रूप से खाली करते रहें। तो इसके लिए हम लोग जन जागरूकता भी कर रहे हैं और लगातार पालिका स्तर से फॉगिंग का हमारा चल रहा है। इसमें तो हमने ये एक टास्क फोर्स भी यहाँ पर बनाई है, अपने कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई हैं और रोस्टर वाइज हम लोग लगातार। कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना ने सितारगंज के मुख्य चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की भव्य प्राकृतिक का अनावरण किया है। सितारगंज के खटीमा चौराहे पर भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें राणा समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोना के सितारगंज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोना व कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सितारगंज की जनता को संबोधित कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोना ने जनता का आभार व्यक्त किया। सितारगंज विधानसभा से विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना ने सितारगंज को विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए विकास कार्य की बात कही। उन्होंने कहा, सितारगंज के अंदर बुजुर्गों के लिए 15 करोड़ की लागत से पार्क बनाने जा रहे हैं। छात्रों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का राजकीय इंटर कॉलेज में शुरू कार्य होगा और जल्दी सितारगंज को 90 करोड़ की लागत से अमूल आइसक्रीम पाउडर प्रोडक्ट की फैक्ट्री व करोड़ों रुपए की लागत से सितारगंज सिडकुल में एक्वा पार्क का जल्दी निर्माण किया जाएगा। वोट का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को सम्मान बढ़ाने के लिए आपने देखा कि खाली महाराणा प्रताप जी की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का हमारा एक ही मंत्र है कि आप केवल जनता की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो, आगे राजनीति बाद में करो। सितारगंज की जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और 3 मूर्तियाँ, जैसे अभी पिताजी ने बताया और मन से मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जो पहले मूर्ति थी वो उनके सही व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही थी और लोग उससे नाराज थे।
तो हमने एक भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य मूर्ति शक्ति फार्म चौराहे पे लगाने का काम किया और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भव्य लगी है। कोशिश यही है कि हर समाज को साथ लेके चला जा सके। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जो भारत के रत्न रहे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली मूर्तियाँ होनी चाहिए। उसी के सापेक्ष आज हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई है। क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। विकास से यहाँ तक आपने बात कही, मैंने यहाँ पर पार्क और पार्किंग की बहुत टाइम से बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं की एक चाह थी कि यहाँ पर पार्किंग हो, जिससे बच्चों को खेलने का मौका मिले, बुजुर्गों को वॉक करने का मौका मिले, महिलाओं को वॉक करने का मौका मिले। 15 करोड़ की लागत से शहर में एक हमारे पार्किंग बनने जा रही है, जिसका टेंडर हो गया है। उसी के साथ साथ कल जो है मैं हमारे जो इंटर कॉलेज है, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में, उसमें एक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो स्वीकृत हुआ है, जो हमारे बच्चों को खेलने के लिए एक मंच मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उनको एक स्टेडियम मिलेगा। उसका कल शिलान्यास कर रहा हूँ इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज सितारगंज में। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पार्क और पार्किंग के साथ एक आइसक्रीम प्लांट 90 करोड़ का, एक एक्वा पार्क 70 करोड़ रुपए का सितारगंज में बनने जा रहा है। तो ये सारी योजनाओं से सितारगंज को लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में चमत्कारी परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं व नेताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। भाजपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सैनी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में संगठन ने एकजुट होकर काम किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई एवं देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है और जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। जिस तरह से देश विकास की ओर अग्रसर है, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा पूरा भारत देश जिस तरह से विकास के नए नए आयाम छू रहा है और पूरे देश में इस समय उत्साह की लहर है। और जो हम आर्थिक स्थिति में आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले बहुत पिछड़े हुए थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, उसी क्रम में ये जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के चुनाव हुए हैं। जैसा कि हरियाणा का चुनाव सभी चैनलों द्वारा कहा गया था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, ये जाति पूछते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी कुछ जाति नहीं पूछती, किसी से भेदभाव नहीं करती, किसी का मनमुटाव नहीं करती, किसी से देशभाव नहीं रखती। हम आर्थिक आधार पे, हम सामाजिक आधार पे हम उन्नति का प्रयास करते हैं और उन्नति का प्रयास किया गया। 10 साल से लगातार हमारी वहाँ सरकार थी और इतने 10 साल से होने के बावजूद आज हम बम्पर बहुत से वहाँ विजय हुए हैं। ये हमारे संगठन का और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और आदरणीय मनोहर खट्टर जी का, अमित शाह जी का और आदरणीय JP नड्डा जी का बहुत बहुत उसमें सहयोग है, साधुवाद है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगामी महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में वहाँ भी हम प्रचंड बहुमत जीतेंगे। लेकिन जो ये जातिगत जो बात करते हैं, जो देश को विदेश में जाके जो भारत का नाम नीचा करते हैं, उसकी हम बर्तना करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जलेबी फैक्ट्री बनती है, उनको कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री बनती है या उसको कौन बनाता है। इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करते हैं। ये समाज को, देश को विकास का नहीं विकास से हटाने काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता आज हमने सबने मिठाई बांटकर, आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण कर हमने इसकी प्रसन्नता जाहिर की है। जहां देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां दुर्गा के पावन नवरात्रों का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं डोईवाला के केशवपुरी स्थित दुर्गा मंदिर में भी मां भगवती की पूजा अर्चना के साथ ही 201 कलश के साथ कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा की शोभा बढ़ाने व क्षेत्र में मां भगवती से सुख शांति की प्रार्थना करने डोईवाला के क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से कन्याओं को कलश प्रदान कर शोभा यात्रा के शुभारंभ किया।
शोभा यात्रा डोईवाला क्षेत्र में घूमते हुए वापस दुर्गा मंदिर पर आकर समाप्त हुई। क्षेत्र विधायक ने मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए वहां पर टीन सेट के निर्माण की घोषणा भी की है। स्थानीय सभासद अमित कुमार ने क्षेत्रीय विधायक का आभार जताते हुए कहा कि विधायक जी द्वारा लगातार डोईवाला क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मां भवानी के आशीर्वाद से मंदिर में टीन सेट का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। आज सबसे पहले तो मैं माँ दुर्गा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा पूजा संपन्न की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और दशहरा और दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर माँ दुर्गा 21वां माँ दुर्गा पूजा का प्रोग्राम किया है और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विधायक जी ने यहाँ पे मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए एक टीन सेट की भी घोषणा की है। और अब मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी जितने जनप्रतिनिधि उनका भी हृदय से धन्यवाद और कमेटी के जितने सदस्य हैं, युवा शक्ति माँ दुर्गा समिति के जो सेवादार हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस 201 कन्याओं का कलश यात्रा को संपन्न किया है, तो उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये यात्रा दुर्गा मंदिर से हमारे जो केशवपुरी राजीव नगर के सीमा से लेकर और फिर हमारे दुर्गा मंदिर पे ही समाप्त होगी आकर। ये हमारी जो केशवपुरी है, यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर माँ भगवती के प्रांगण में, यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर होली का उत्सव होता है। 151 कन्याएँ हमारी जो है केशवपुरी की, ये हमारी कन्याओं का यहाँ पर उनका कन्या का उनको यहाँ पर पूजा जाता है। और मैं जो ये आयोजक हमारी कमेटी है दुर्गा, जो हमारी समिति है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। अपने सभासद अमित जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो हर वर्ष की भांति यहाँ पर बहुत अच्छा एक कार्यक्रम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो केशवपुरी है, इस केशवपुरी में हमारे देश के विभिन्न पूर्वी, विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे श्रमिक भाई यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना बड़ी मेहनत से, पुरुषार्थ से, कड़ा संघर्ष करके यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया है। अब वो देवभूमि उत्तराखंड पे आए हैं। मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में उनका बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ पर रह करके वो अपने माँ भगवती के हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। और सनातन धर्म के ये ध्वजवाहक हैं। मेरी बहनें मैं देख रहा हूँ, हमारी आदरणीय मातृशक्ति है, ये बढ़ चढ़ करके इस पूजा में, नवरात्रि में बढ़ चढ़ हिस्सा लेती हैं। और अब हमारा छठ पूजा भी होने वाला है। मैं छठ पूजा उसको भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर केशवपुरी में जैसा इन लोगों का बहुत आपस का भाईचारा है, बहुत प्यार है, ऐसा हमेशा बना रहे। भगवती जगदम्बा से मैं देहरादून की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, फीस के नाम पर बच्चों से ठगी होती हुई नजर आ रही है। जहां उत्तराखंड में बच्चों की टैलेंट में कोई कमी नहीं है, कोई गायक है तो कोई अपने अलग कला से उत्तराखंड का नाम रोशन करता हुआ नजर आता है, लेकिन उत्तराखंड के बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। लगातार देखा गया है कि जब भी कोई उत्तराखंड के अंदर ऑडिशन होता है तो इसमें फीस के नाम पर उन बच्चों से ठगी कर ली जाती है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए अब मुंबई से मंगल मिश्रा उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड के बच्चों के ऑडिशन के साथ साथ उनको क्लासेस भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी के साथ वह किस तरीके से अपनी प्रतिभा को पहचान सकते हैं और उसको आगे तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें सिखाया जा रहा है। मंगल मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा और ना ही वह मुंबई जा सकते हैं। लेकिन अब उनको सिखाने के लिए हम मुंबई से उत्तराखंड आए हैं और उत्तराखंड में एक ऑडिशन जो है वो भी किया गया है। एक्चुअली मैंने इंस्टा पे इसका एक पूरा रील देखा था कि पवनदीप सर, अनुरिता मैम और सर खुद इसके बारे में बता रहे थे, तो उसके बाद आई गॉट टू नो। देन फिर इंस्पिरेशन स्कूल में मैंने इसका ऑडिशन दिया और फिर मुझे कॉल आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस का पता चला। सर हम जो सर से ज्ञान लेना था हमने वो लेना था, बहुत हमें ज़रूरत थी उस चीज़ की और इससे हम इस चीज़ से आगे बढ़ने की वो क्षमता रखते हैं या हम इस चीज़ से बढ़ेंगे। सर ने हमें बहुत प्यार से सिखाया, हमको इस चीज़ के लिए बहुत लगन थी। हम सर से सीखेंगे, हमारा एक सपना जैसा था, हम सर से, इतने बड़े सर से हम सीखेंगे। हमें विश्वास नहीं था हम इतने बड़े सर सेलिब्रिटी से हम सीख पाएंगे। बात हो रही इसीलिए हमने इस बार क्या किया
कि हम छोटे शहरों में जा रहे हैं सर। हम मुरादाबाद, हल्द्वानी, देहरादून या मतलब ऐसे छोटी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे, कभी कभी सर होता है कि उनके पास स्थिति नहीं होती आने की बम्बई, क्योंकि बम्बई जाना सबके बस की बात नहीं होती है, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, तो उनको शायद उनको लगता होगा कि सर हम कैसे जा पाएंगे, तो इसलिए हम उनके पास आ गए। और अब विश्वास कीजिए, मैं इतने बच्चों से यहाँ मिला, हर बच्चों का ये था कि सर पहले तो क्या हो गया कि ये उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।